माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, इंटरव्यू टॉप। यानी इंटरव्यू किस लिए दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इंटरव्यू देने का पर्पज़ क्या होता है, क्या रीज़न होता है कि कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह होता है या हम कहीं भी जॉब वगैरह देने जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऐसा तो है नहीं आपकी नॉलेज के बारे में पता करना चाहता हो या आपके बारे में कुछ पूछना चाहता हो, क्योंकि वो सब बातें उसको पता होती है। लेकिन इंटरव्यू क्यों, किस लिए लिया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपको पैसे ले लेके बताई जाती है। अगर आप बड़े बड़े चैनल्स पर देखेंगे या बड़े बड़े लोगों को देखेंगे जो आपको ये बातें बताते हैं, सेम वही बातें होती है, लेकिन इनके लिए आपसे बहुत सारा चार्ज भी किया जाता है और आपको बातें भी बताई जाती हैं, और जिसमें आपको मान के चलो कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती है जो आपके काम की नहीं होती। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके हर एक बात, हर एक स्टेप आपके काम का होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब रही बात इंटरव्यू की, सबसे पहली बात तो ये कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, क्या कारण है कि इंसान का इंटरव्यू लिया जाता है। मान के चलो आप कोई कंपनी में जा रहे हो जॉब देने, या फिर आप कोई, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, यूपीएससी जो टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसका इंटरव्यू भी टफेस्ट होता है। अगर उसके इंटरव्यू की बात करूँ तो उसके इंटरव्यू को मान के चलो आप इंटरव्यू देने पहुँचे हो यूपीएससी का। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने पहुँचे हो तो क्या वो आपके नॉलेज चेक करना चाहते हैं, या आप खुद जानते हो कि बंदा मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा तो उसकी नॉलेज तो होगी ना उसके पास, या बिना नॉलेज के बंदा मेंस क्लियर कर सकता है? ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि बिना नॉलेज के बंदा मेंस क्लियर कर ले। या कोई भी किसी भी कंपनी में जॉब के रिगार्डिंग आप जाते हैं। ओह रिंकू भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। और ठीक हो? क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं, इंटरव्यू के बारे में बता रहा था। इंटरव्यू, अच्छा तो इंटरव्यू में दूंगा इसका। ये है अपने भाई साहब मास्टर जी बबलू जी, ठीक है। और अच्छा। मैं जाना आप मैंने तो जानते होगे, नहीं जानते जो जान काट लो भी। इसने लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करियो, और नहीं करे तो फिर मैंने जानो। अच्छा, चाय नहीं पिलाएगा क्या? हाँ चाय का दी है, चाय पी लेने दे ना, फिर थोड़ी अनमन करेगा ये रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू आखिरकार लिया क्यों जाता है, सबसे पहले बात आती है टू जज अ पर्सन, यानी पर्सन को जज करने के लिए। जज क्या जज करना आपने? अबाउट हिज थिंकिंग, अबाउट हिज पर्सनैलिटी, अबाउट हिज थिंकिंग ऑफ पीपल, बिहेवियर टुवार्ड्स पीपल, यानी लोगों के प्रति उसका बिहेवियर क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अबाउट हिज नेचर, यानी उस बंदे का नेचर क्या है, ये सब जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू के, अगर हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी जॉब है, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या जानना चाहते हैं? क्या आपसे वो क्या ये जानना चाहेगा क्या वो आपसे आपकी नॉलेज के बारे में जानना चाहेगा? क्योंकि जो आपने रिज्यूमी दिया है उसमें आपकी नॉलेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको पता है, अगर आप कोई जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू देने आए हैं तो उसको पता है कि इस बंदे को नॉलेज है तभी तो आया है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स रखने हैं। अगर मुझे कोई टीचर रखना है तो कोई टीचर अगर यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए आया है, इंटरव्यू देने के लिए आया है, उसको नॉलेज होगी तभी तो आया है वो इंसान। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो यहाँ पे आएगा ही क्यों? रही बात उसके वर्क एक्सपीरियंस की, वर्क एक्सपीरियंस, अगर उसके वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वो उसके रेज्यूमे में पहले ही इंक्लूडेड है। उसमें बता दिया कि उसको इतने महीने, इतने साल, या जितना भी उसका एक्सपीरियंस है वो उसको बता देता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतने टाइम उस कंपनी में काम किया, या मैंने इतने टाइम यहाँ पढ़ा है, इतने टाइम मैंने ये यहाँ पे काम किया है, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन आपको रिज्यूमे में नहीं मिलता? भाई साहब आपको ये भी पता है कि इंट्रोडक्शन भी तो वो दे चुका है अपना, लेकिन इसके अलावा फिर क्या भाई, ऐसा क्या है कि जब आप इंटरव्यू फेस करना पड़ता आपको, क्या रीजन है कि आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, क्यों इंटरव्यू लिया जाता है? द क्वेश्चन इज वाई वी फेस द इंटरव्यू। भी क्वेश्चन है कि आप हम इंटरव्यू फेस क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है कि आप इंटरव्यू मतलब ज़िंदगी में जॉब देने जाते हैं तभी लेते हैं तभी देते हैं। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के अंदर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप से इंटरव्यू लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब स्कूल में थे, आप याद करो छोटे टाइम की बातें, आप एक दिन स्कूल नहीं गए, आपका कोई फ्रेंड आपका स्कूल नहीं आया,
तो उसने दूसरे दिन आपसे क्या बोला कि भाई कल आप आए थे, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो आप मुझे अपनी नोटबुक दे दें और मैं वो चीज़ नोट करके जो भी टॉपिक था मैं आपको वापस कर दूंगा। यानी उसका जो बिहेवियर था, उसका जो बोलने का तरीका था वो आपको पसंद आया और आपने उसको फ्रेंड भी बनाया इसी वजह से। और इसी वजह से जब आपने उसको फ्रेंड बनाया तो आपका एक इंटरव्यू ही हो गया, आपने उसके बारे में जानने की कोशिश करी और उस इंसान ने आपको अपने बारे में बताया कि उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका वे ऑफ टॉकिंग वगैरह ये सब क्या है। यानी वो इंसान बोलेगा इफ़ यू अटेंडेड यस्टरडेज क्लास तो कुड यू सेंड मी योर नोटबुक, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं। तो ये सब बातें आपको बोलता है और एक हिसाब से आपका इंटरव्यू ही हो गया। लेकिन बात ये कि वो इनडायरेक्ट वे होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। लेकिन डायरेक्ट रूप क्या होता है, जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं या कोई और बात होती है तब हम उसको डायरेक्ट बोल के कहते हैं अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, अदरवाइज भी तो वो इंटरव्यू ही होता है। अब आपके घर रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदार आपसे पूछते हैं, रिश्तेदार क्या रिश्ते वाले आ जाते हैं, वो भी तो आपसे पूछते हैं, वो तो एक इंटरव्यू ही हो गया ना भाई। वो अगर लड़की दे रहे हैं, लड़का दे रहे हैं आपको तो किस वजह से दे रहे हैं, यही सोच के दे रहे हैं कि वो इंटरव्यू ही ले रहे हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, आपका नेचर कैसा, आपका बिहेवियर कैसा है। आस पड़ोस के लोगों से, आपके दोस्तों से, कहीं ना कहीं से जुगाड़ के लोगों से पूछते हैं कि ये लड़का या लड़की कैसी, इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इनके घर वालों का नेचर कैसा है। ये सब बातें पता करना ये भी तो एक इंटरव्यू का पार्ट है। तो इसीलिए मैंने बताया कि इंटरव्यू ये नहीं है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक किया जाता है या आपका इंट्रोडक्शन, ये सब बातें इंटरव्यू के अंदर मेंशन नहीं की जाती। इसके अलावा भी तरीके होते हैं इंटरव्यू को लेने के, यानी इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, बात ये आ जाती है। अब मेन बात आती है कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। द क्वेश्चन इज वाई वी फेस द इंटरव्यू। ठीक है, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, मेरे शब्दों को ज़रा ध्यान से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आपको उस बात को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि पर्सन वैसा ही दिखे जैसे कि आप हैं, कि पर्सन वैसा ही दिखे जैसे कि आप हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं एक, जैसे कोई बच्ची आई, उसने मेरे को बोला अंकल अंकल मेरे को 2 रुपये दो या मेरे को 5 रुपये दो या मेरे को कुछ खिला दो, मैं उसको लात मार के भगा रहा हूँ। मैं लात मार के भगा रहा हूँ, इंटरव्यू में मैं लिख रहा हूँ आई एम ए सोशल वर्कर, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। तो आप मुझे देखोगे वो क्या है, वो रियलिटी नहीं है, वो एक फेक पना हो गया, यानी वो फेक बात है। तो कहने का मतलब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू होता है कि जैसे आप हैं वैसे ही दिखें। यू हैव टू बी द रियल वन, आपको रियल बनना होगा, आपको रियल बन के रहना होगा। यही एक इंटरव्यू का काम होता है कि आपसे सामने वाला जानना चाहता है कि क्या आप रियल पर्सन हैं, जो आपने रिज्यूमे में लिखा है, जो आपने अपने बारे में बताया है। तो यही तो आखिरकार इंटरव्यू होता है। अगर मैं बोलूँ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव जस्ट लाइक अदर एजुकेटेड पीपल। भाई जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होगा, उनको हमें फॉलो करना होगा, तभी तो हम सीख पाएंगे कि हमें सीखना क्या है और इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। मान के चलो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन की तरह इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको वॉक करने का पता नहीं है, आप कैजुअल तरीके से वॉक करते हुए जा रहे हो, आपको पहले ही देख लेते हैं कि इसका तो यार वॉक करने का ढंग ये नहीं है। एजुकेटेड पर्सन मतलब एजुकेटेड पर्सन वॉक कैसे करता है, इनको यही नहीं पता, तो आपके तरीके वहीं से भाप लेते हैं। दूसरी बात, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके कफ ऐसे हैं, भाई आपने इस तरह बटन खोला और इस तरह करके आप जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं कि आपको एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करना होगा। यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग द एजुकेटेड पर्सन, आपको एजुकेटेड पर्सन को फॉलो करना स्टार्ट करना होगा। एजुकेटेड पर्सन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई बात है, तो आप बिजनेसमैन को फॉलो कीजिए, बिजनेस डायरीज पढ़िए, उनके बातें सुनिए, उनके विचार पढ़िए कि वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, किस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत की, किस तरह से उनका रहना सहना था। या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो यूपीएससी जो टॉपर रही हैं उनके इंटरव्यू आप देखिए, उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या हथकंडे अपनाए इसके लिए, क्या क्या तरीके अपनाए उन्होंने इसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी और ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको एजुकेटेड पर्सन्स को फॉलो करना पड़ेगा। उनको फॉलो करके आप उनसे अच्छी बातें सीखेंगे, ना कि गलत बातें। और कुछ ये मतलब नहीं कि आप उनको अंधाधुंध फॉलो करना स्टार्ट कर दें
कहने का मतलब जैसे अभी 1.5-2 महीने पहले एक केस आया था कि IAS ऑफिसर थे, शायद त्यागराज स्टेडियम पता नहीं कौन सा था, सुबह सुबह 7 बजे जाते थे वो अपना कुत्ता घुमाने स्टेडियम के अंदर। अब भाई साहब कुत्ता घुमाने लेके जा रहे हैं, प्लेयर्स को बाहर निकाल देते थे, वो वाइफ और वो दोनों IAS ऑफिसर थे। अब आप खुद सोचो, जो IAS ऑफिसर होगा वो अगर ये हरकतें करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो यानी उनकी ऐसी बातों को तो फॉलो मत कीजिए। उन्होंने भी तो क्या किया, उन्होंने भी तो अपने आप को फेक दिखाया इंटरव्यू के अंदर। अगर वो उस टाइम अपने आप को रियल दिखाते, अगर वो रियलिटी दिखाते तो उनको ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी, ना उनकी ये हरकतें सामने आती। तो उनके साथ भी गलती हुआ। गलत क्या हुआ? जो प्लेयर्स थे उनके साथ गलत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो यार देश का फ्यूचर है। अगर देश का फ्यूचर के साथ आप ऐसे करोगे तो आप किस तरह के इंसान होगे, किस तरह के आप इंडियन होगे, किस तरह आप देश के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो यही तो बात आती है कि इंटरव्यू के अंदर आपको रियल वन बनना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इतना पागल नहीं होता कि आपको मतलब आप नाटक करें और आपको पता ना लगे। भाई उसने बहुत लोगों को, लाखों लोगों को इंटरव्यू लिया होता है, बहुत से लोगों को इंटरव्यू लिया होता है उसने। उसको एक एक पर्सन का पता होता है कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। अगर आप कुछ मान के चलो, आप फर्स्ट टाइम फॉर्मल पहन के जा रहे हैं तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्मल पहन के जा रहे हैं तो उसको सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये बंदा नाटक कर रहा है मेरे सामने, ये बंदा कभी फॉर्मल नहीं पहनता। फर्स्ट टाइम आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपका पता लग जाता है। आप मान के चलो आप हिंदी में काफ़ी कंफर्ट हैं, आप हिंदी में अच्छे तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं, इंग्लिश में आपको बता दिया गया, आपको अच्छी तरीके से याद करवा दिया गया, लेकिन जब आपको फेस एक्सप्रेशंस वगैरह मैच नहीं होंगे तो आप सामने वाले को पता नहीं लगेगा आप क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसको सब पता होता है। तो इसलिए मतलब इंसान को रियल बनना पड़ता है। रियल बनना यानी वो यही देखना चाहता है इंटरव्यू लेने वाले कि क्या आप सच में रियल पर्सन है जो आप दिखाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, आप कहीं गए, आप इंटरव्यू देने गए, जैसे आपने दरवाज़ा खोला, आप एंटर किए। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेलेक्ट किया, मैंने कहा ये 10-12 बच्चे हैं, आप इनके ऊपर नज़र रखनी है, मतलब आपने नज़र रखनी है, स्पाई का काम करना है। कहते ठीक है। आपने देखा जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आपने देखा कि सब इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी लगा लो, तालियां वगैरह बजा रहे हैं। आपने देखा 10-12 में से बाकी सब कर रहे हैं, एक बंदा क्या है इधर उधर देख रहा है, मतलब आपको उस पर डाउट हो गया कि इंसान कर क्या रहा है। आपको डाउट होगा कि इसके बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो आप बोलेंगे इसको उठा लो भाई। कहते क्यों? कहता मेरे को इस पर डाउट हो गया है। ठीक है ना, आप समझ के भी कहना क्या चाहता हूँ, यानी कि आप कुछ ऐसा मत करो कि सामने वाले की नज़र आप पे जाए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो सामने वाले की नज़र आप पे चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने आपको पकड़ लिया, आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। उसी तरह अगर मैं बोलूँ, आपने जैसे कोई दरवाज़ा खोला, आपने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया, या आपका टाई ढंग से नहीं लगी, आपने ब्लेजर ढंग से नहीं पहना हुआ, या आपने लार्ज साइज पहन लिया, आपने थोड़ा टाइट पहन लिया, आपने कुछ भी किया, तो वो चीज़ें आपकी नोट कर ली जाती हैं। यानी इंसान आपको नोट नहीं करता, आपकी हरकतों को नोट कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने ये सब देख ली कि आपने एंटर किया, अच्छे से एंटर कर लिया, आपने वो हरकतें नहीं की। उसके बाद जैसे ही आपने अंदर एंटर किया, जैसे कि आप आए, ये 4 पर्सन बैठे हैं, A B C D, इंटरव्यू लेने वाले कौन हैं? 4 हैं। और ये आप आए, आपने जैसे ही आया, आपने आते ही क्या किया? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी विश कर रहे हैं, जैसे भी जिस हिसाब से होगा आपने विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैम, या जो भी है आपने विश किया। उसके बाद आपने क्या करना? आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत ही मेन चीज़ होती है, आई कॉन्टैक्ट। अगर 4 पर्सन बैठे हैं तो आपने क्या करना है, मान के चलो आपने किसी B पर्सन से आई कांटेक्ट रख लिया और उसी से बात करनी स्टार्ट कर दी। भाई आपके 4 दोस्त आए हुए, 4 दोस्तों में से आपने एक को हाय हेलो बोल दिया, बाकी 3 तो नाराज ही होंगे ना, वहीं से आपके नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं। तो आपने आते क्या बोला? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपने या तो सभी को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या फिर आपने क्या किया? सभी से आई कॉन्टैक्ट रखना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम। समझ रहे हो जो कहना चाहता हूँ कि आई कॉन्टैक्ट सबसे रखो, यानी सभी से तालमेल बिठाए रखना आपको जरूरी है उस सिचुएशन के अंदर। अगर आपके आई कांटेक्ट ही बिगड़ जाता है, आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे गुड मॉर्निंग सर यूँ कर लिया, ठीक है भाई साहब, आप समझ गए कि आई कांटेक्ट सबसे रखना है, सभी को ग्रीट करना है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वगैरह आपको सभी को विश करना है। अगर आप ये सब कर लेते हो, उसके बाद एक हमारी गंदी आदत हो जाती है, जैसे हमने गुड मॉर्निंग वगैरह किया, मे आई सिट सर,
भाई तुम कोई सामान बेचने आए हो क्या, सेल्समैन हो क्या जो आते तुम जैसे मैं सीट सर क्या मैं बैठ जाऊँ आपको फिर थोड़ा स्कीम समझा देता हूँ कि मैंने ये चीज़ बेचनी ये चीज़। भाई तुम इंटरव्यू देने आए हो, सामने वाला जब तक तुम्हें ना कहे यू कैन सिट तब तक आप नहीं बैठ सकते। जब तक आपको सामने वाला ना कहे यू कैन सिट तब तक आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी टांगें तो दर्द कर नहीं रही है। आप इस एज में तो होने कि 70 के हो गए और आपको इंटरव्यू देने की जरूरत, तो आपकी टांगें दर्द कर रही है भी आपको बैठना पड़ेगा। टांगें दर्द कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। आपको उन चीज़ों को समझना होगा कि सामने वाला जब तक ना कहे तब तक आप नहीं बैठ सकते। वो सामने वाला खुद बोलेगा यू कैन सिट, आप बैठ सकते हैं, तब आप बैठिए। उसके बाद वो आपसे आपके बारे में पूछने की, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगता है। अगर एग्जामिनर ये बोलता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अब हम क्या देखते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आ जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ले साला पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन रिज्यूमे में क्या लिखा है, कुछ और लिखा है। भाई क्या मतलब, वो एग्जामिनर पागल है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ वो लोग हैं जो ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं, ऐसी ऐसी यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं कि मेरे बारे में पूछ रहा है जैसे मेरे बारे में इसको पता नहीं। भाई वो चीज़ें हंसी मजाक तक अच्छी लगती हैं। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन दो, आप अपने बारे में बताओ, तो उसका एहसान मानो। वो आप पे एहसान कर रहा है कि आप अपने बारे में बताकर खुद को कंफर्ट फील करवाने की कोशिश कर रहा है आपको। क्योंकि जब आप अपने बारे में बताते हैं, एक अपने बारे में बताना, इंट्रोडक्शन देना सबसे ईजी काम होता है इंटरव्यू के अंदर। अगर इंसान अपने बारे में बताते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे कंफर्ट हो जाएगा और उसका गला खोल जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला कि आपका गला खोलने की कोशिश कर रहा है इंटरव्यूअर, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने बारे में बताओ, अगर ये सब कर रहा है तो इसका मतलब आप कंफर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे, नॉर्मल तरीके से आप इसके क्वेश्चंस का आंसर देते रहेंगे। अब एक बात और आ जाती है, कई बार आपको या जैसे कि हो जाता है कि कई बार हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता, हम पता क्या कहते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्माइल कर जाते हैं, सर आई डोंट नो द आंसर, सॉरी आई एम सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। एक तो ये नॉर्मल बिहेव होता है, अभी हमें सीरियस होना पड़ता है इस पॉइंट पे। एक कई क्या होते हैं, आई डोंट नो द आंसर सर, सॉरी सर। भाई तुम जैसे स्माइल दे रहे हो, एक तो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती कि तुम्हें यह नहीं पता तुम गलत आंसर दे रहे हो या तुम्हें आंसर नहीं पता, ऊपर से तुम हंस रहे हो। वो तुम्हारा दोस्त थोड़ी ना सामने बैठा जो तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें माफ़ कर देगा, वो एग्जामिनर है। वो ये चीज़ें नोट करता है कि सामने वाले का बिहेव कैसा है। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसका बिहेव, उसका नेचर, उसकी थिंकिंग क्या है, यही चीज़ें तो वो पकड़ने की कोशिश करता है। आप बोल रहे हो यस सर आई डोंट नो द आंसर सर आई एम सॉरी सर, आप हंस रहे हो। और एक रही बात, फेक स्माइल बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि फेक स्माइल आपकी सामने दिखती है। फेक स्माइल आपके सामने दिखती है, सामने वाले को पता लगता है आप फेक स्माइल कर रहे हो, ना कि आप रियल स्माइल कर रहे हो। फेक स्माइल नहीं करोगे और ना कि ज़्यादा स्माइल करोगे। नॉर्मल स्माइल होती है, नॉर्मल पर्सन की स्माइल होती है, उस तरह से आप करो। अगर आप उस तरह की स्माइल नहीं कर सकते तो फिर आप काहे के एजुकेटेड हुए भाई। अगर मैंने आपको बोला है एजुकेटेड लोगों को फॉलो करो, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अब्रॉड जाकर काम करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तो ढालो ना अपने आप को। वो एक बार एक मुझे याद नहीं किसने कहा था कि जो आप बनना चाहते हो वही आप बन के जीना शुरू कर दो। अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसकी तरह अपनी सोच को डेवलप करो, क्योंकि तभी आप बन पाओगे। अगर जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ भाई, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, स्पोकन करवाता हूँ, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा कहता हूँ कि तुम अभी से तो स्टार्ट करो। अगर तुम अभी से इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें पता है क्या फ़ायदा होगा। तुम्हें फ़ायदा ये होगा, अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम जैसे जैसे 3-4 महीनों में तुम इंग्लिश सीख जाओगे। 3-4 महीनों में इंग्लिश सीखने के बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम धीरे धीरे अपने अंदर पॉलिशिंग लेके आओगे। मतलब धीरे धीरे तुम रिपीट करोगे सेंटेंसेस को, उनको बोलोगे, धीरे धीरे तुम्हारा सारा काम चलेगा। उससे तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम कंफर्ट हो जाओगे। इसी तरह जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अभी से फॉर्मल्स पहनने की आदत डालनी होगी, फॉर्मल्स पहनने की आदत डालनी होगी ताकि आप कंफर्ट हो जाएं। ब्लेजर्स पहनना स्टार्ट कर दो, टाई बांधनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बाद में कैजुअल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी 1-2 महीने पहले स्टार्ट नहीं, कम से कम 1 साल पहले स्टार्ट करो, ताकि आप उस चीज़ के अंदर रम जाएं, उस चीज़ के अंदर आप माहिर हो जाएं। अगर मैं पहली बार ब्लेजर पहन के जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिक बनो, आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा कि
कुछ ऐसा करो, कुछ यूनिक बताओ उनको। अरे भाई यूनिक क्या बताओगे तुम? यूनिक बताने का मतलब ये थोड़ी ना ब्लेजर सिर पे पहन के चले जाओगे या ब्लेजर उल्टा पहन के चले जाओगे। ये कभी यही तो यूनिक चीज़ें होती है भाई, ये तो मतलब बकवास बातें हैं। उनका कहने का मतलब होता है यूनिक बनने का कि जैसे नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन है तुम वैसे ही बन के रहो, ना कि तुम कोई और बनने की कोशिश करो। अगर तुम एक एजुकेटेड नॉर्मल पर्सन बन के रहते हो, इसका मतलब सामने वाले पे आपका पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट ही है सामने वाले को जो आपके पॉजिटिव नंबर दिलवाता है। तो इसलिए ये नहीं कि आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी द यूनिक, नो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं बनना। आपको ऐसा नहीं बनना, लेकिन आपको एजुकेटेड लोगों को फॉलो करना है, उनकी पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव बातें फॉलो करनी ही पड़ेंगी, उसी की वजह से आप ये सब कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात आती है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने बैठ गए, जब बैठोगे फॉर एग्जांपल, बैठने से पहले आप खड़े होते हैं, खड़े होने से पहले ना तो आप ऐसे रखोगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ना तो आप हाथ आप ऐसे रखोगे सीधे, ना आप पीछे करोगे, ना तो आप हाथ बराबर रखोगे ना पीछे करोगे, बल्कि आप ऐसे खड़े हो जाओगे, मतलब हाथ आगे करके, दिख रहा होगा आपको, हाथ आगे करके आप खड़े हो जाओगे, ऐसे खड़े हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही, सीधे आराम से नॉर्मल इंसान की तरह, समझ गए? उस तरह आपको खड़ा होना है, फिर आपने बातें करनी है। जब आप बैठने लगो तो बैठते वक्त आप ब्लेजर का एक बटन खोलोगे फिर बैठोगे। बैठते वक्त आपको ब्लेजर का एक बटन खोलना है फिर आप बैठोगे। अगर आप बैठने के बाद खोलते तो ऊपर उठ जाता है, अगर आप नहीं खोलते तो भी वो भद्दा लगने लगता है, मतलब सामने वाले को ये पता लग जाता है कि आपको पहनने की भी सेंस नहीं है, पहनने की भी सेंस नहीं है। आपका हो गया, मान के चलो इंटरव्यू हो गया, जाते टाइम आप जब दरवाज़ा बंद करें तो ये नहीं कि पीठ दिखा के दरवाज़ा बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं, जाते टाइम सामने वाले देखे थैंक यू सर, इस तरह करके आप दरवाज़ा बंद करके बाहर जाएं। ये एक नॉर्मल सी बात बताई मैंने कि आप दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने का ढंग भी मैटर करता है। आप दरवाज़ा खोलने से पहले जब आप एंटर कर रहे होते हैं तब भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ रतन टाटा सर का, उनकी एक खास आदत है कि जब भी वो अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में पहले ही उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं वो। और उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, क्योंकि वो अपनी लगभग कमाई डोनेट कर देते हैं इंडिया के लिए भी, आपको पता भी है, मतलब काफ़ी गरीबों की मदद वगैरह करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें अपना कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट करना हो, एलिजिबल भी हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस देखेंगे क्या, या फिर उसकी नॉलेज देखेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप कोई प्रोजेक्ट पे मंथली 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, आप मंथली 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, आपका बढ़िया टारगेट 10-12 प्रोजेक्ट कंप्लीट करते आ रहे हैं, लेकिन आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, और नोटिस पीरियड के अंदर क्या होता है कि कई बार जो नेगेटिव पीपल होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, कहते नेगेटिव मतलब नोटिस पीरियड चल रहा है यार, 2 ही करते हैं इस बार, ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि अगले महीने छोड़ के जाने ही भी, नई कंपनी में तो जाना ही है। उनकी ये सोच होती है कि चल यार ख़त्म करते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर आप ये करते हैं तो रतन टाटा सर ये भी नोट करते हैं। अगर आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं, आप जो रिज्यूमे में लिखते हैं मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं कंपनी के लिए जी भर के काम करूँगा, टाइम पे आऊँगा, ये सब बातें कहीं का ही नहीं जो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मार देते हो, ये सब बातें नहीं चलती इंटरव्यू के अंदर। जो बातें चलती है वो रियल बनना पड़ता है इंसान को। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे, अगर आपने नोटिस पीरियड में 2 प्रोजेक्ट ही किए हैं तो चलो फॉर एग्जांपल आप यहाँ भी तो 10 करो, चलो आप अगली जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 8 ले आओ यार, 7 ले आओ, लेकिन इससे कम तो नहीं। अगर आप इससे कम जाने लगे फिर आपका फ़ायदा क्या है, फिर तो आप एक सेल्फिश इंसान हो गए ना। अगर आप इतने सेल्फिश हो सकते हैं, जिस कंपनी ने आपको इतने टाइम तक कुछ दिया, खाने को दिया, आपको रोजी रोटी दी, आप उसी के साथ ये कर रहे हो, कहाँ से आप पॉजिटिव और कहाँ से आप अच्छे इंसान हो गए, कहाँ से आप जेनरस हो गए। तो ये सेल्फिश पर्सन होते हैं जो ये सब करते हैं। तो आपको ये सब भी नहीं करना, ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान ऐसा देख रहा है तो भाई गुस्सा ना माने, ये आपकी नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, आपके नेगेटिव पॉइंट है, आपको इसको सुधारो। अगर आप इसको नहीं सुधार सकते तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। और जब रतन टाटा सर देखते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो कंपनी में अच्छे से काम करता है, ठीक है, उसके फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि कहीं उनको ये लगे कि अगले की बंदे के घर में प्रॉब्लम है और यहाँ के घर की टेंशन लेते रहे, काम क्या करेगा फिर। वो ये सब चीज़ें भी देखते हैं। हालांकि एक बार तो मेरे को वैसे ध्यान नहीं, एक बार तो ऐसा भी हुआ था, सुनने में आया था कि रतन टाटा सर ने ये तक पूछ लिया था इंटरव्यू लेने के बाद कि आपके माताजी कैसे हैं। अब उस एम्प्लॉय को तो होश ही उड़ गए कि एक ऐसा बॉस जो परिवार तक का ख्याल रखता है
उसके साथ मैं ऐसा कर सकूँगा क्या? एक नॉर्मल सी बात है कि ऐसा बॉस जो आपके परिवार तक का ख्याल रखता है, आपके परिवार में आपके परिवार में दिक्कत चल रही है, उसको पता भी नहीं है, आप नए नए आए इंटरव्यू देने के लिए, उस टाइम भी उसको पता है कि आपकी माता जी कैसी है, क्या वो ठीक हो गई, ये सब बातें, तो उसका तो होश उड़ गया ना। ये सब बातें समझाई जाती हैं, क्योंकि हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको तो अच्छा बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए इंटरव्यू के अंदर ये सब चीज़ें भी देखी जाती है, इन सब चीज़ों को भी नोट किया जाता है। ये मेरा समझाने का पर्पस था, ठीक है, आप समझ गए। अब फॉर एग्जांपल जब आपसे, जैसे हम बात कर रहे थे भी, सामने वाला जब आपसे इंट्रोडक्शन लेता है, जब आपसे इंट्रोडक्शन ले रहा है सामने वाला, तो आपने इंट्रोडक्शन लेते टाइम आपने क्या करना होता है भी, नॉर्मल आप बिहेव कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपको पता ही होता है आपके अपने बारे में क्या बोलना है। लेकिन इंट्रोडक्शन के टाइम अगर आपने कुछ अटपटा बोल दिया, जैसे कि मान के चलो आपके एजुकेशन में आपका गैप आ गया, जैसे आपने 9th की 10th की, उसके बाद 1 साल का गैप, तो 11th 12th ये सब क्लासें की, तो उसका आपकी तरफ ध्यान जाएगा। वो कहेगा आप तो एक एजुकेटर है, मतलब एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये गैप क्यों, वो ये जानना चाहेगा। और उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, ना कि 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी भाई, सबने देखी होगी, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने 3 इडियट मूवी ना देखी हो। तो उसमें क्या कहता है, भैया सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर लें, क्या बोलता है, भैया सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर लें, पूछता है। अच्छा ये क्या बात होगी थी भाई, सामने वाले की गलती बता रहा हूँ, गलती है, मूवी मेरे को वैसे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस मैनर से मैं देखूँ सबसे घटिया मूवी मानता हूँ। क्यों? रीज़न, एक तो वो बंदा डायरेक्टर के घर के आगे वॉशरूम करके आता है भाई, डायरेक्टर के घर के आगे वॉशरूम किया, सबसे बड़ी गलती कि डायरेक्टर के घर के आगे वॉशरूम किया, मतलब उसने इंसानियत ही खो दी। कल को किसी के घर के आगे भी कर लेगा भाई, ये सब होगी। उसके बाद भाई साहब सुसाइड करने के लिए उतनी, कहते वो बिल्डिंग देख रहे हो, कहते हाँ, वहाँ से छलांग लगा दी 3 मंजिली से भाई। दूसरी बात, तू ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है, छलांग लगा रहा है वहाँ से, दूसरी गलती तेरी ये। तीसरी गलती, उससे माफ़ी नहीं मांग रहा। अब डायरेक्टर जो है वो तो एडमिशन देगा ही बेचारा, वो तो कल को दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगा कि मैं मर जाऊँ भाई, मेरे को तो एडमिशन नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो वो तो पल्ला झाड़ेगा ही, उसकी तो मजबूरी हो गई भाई, यार मेरे को, मैं क्यों फंसूँ इनके चक्करों में, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा हो। भाई साहब ने पूरी मूवी में एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी। तुम क्या सोचते हो कि तुम अगर वो, मतलब सर ये एटीट्यूड ना हड्डियाँ तोड़वा के आया है, मैं कोई और जॉब ढूंढ लेता हूँ, अगर आप काबिल नहीं समझते तो क्या मतलब, वो फिल्म है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में ये सब नहीं चलता, कोई नहीं बोलेगा कि सैलरी कितनी लोगे, सीधे धक्के मार के निकालेंगे तुम्हारी ये हरकतें रही तो इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है मेरे भाई। अगर तुम, कहने का मतलब तुम अपने लिए डेडिकेटेड नहीं हो यार, समझ रहे हो जो कहना चाहता हूँ। अगर मैंने इसमें बोला कि 9th 10th के बाद तुम्हें गैप लिया है, तुमने 1 साल का, तो वैलिड रीज़न देना पड़ता है। उसमें क्या हुआ कि उसने गलती कर दी। अब उसने गलती कर तो दी, गलती करने के बाद क्या हुआ भी, वो एक तो गलती कर दी और गलती मान भी नहीं रहा, समझ गए, गलती कर दी और गलती मान भी नहीं रहा, ये उसकी सबसे बड़ी गलती। मतलब एक बंदा प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहा, जो बंदा प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा वो आगे क्या खाक कर लेगा भाई। जो खुद सोचो, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की है, आपने कोई गलती की है, अगर आप वो गलती खुद नहीं सुधार पा रहे तो फिर फायदा क्या है उस चीज़ का। अगर आपने गलती करती सुधार नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हो, खुद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हो। अगर वो डायरेक्टर के घर के आगे जाके 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार माफ़ी मांगता, कभी तो बेचारा माफ़ करता उसको, कभी तो माफ़ करता ना, कभी तो उसके दिल में भी दया भावना आती, चाहे कितना भी खड़ूस हो, चाहे कितना भी कड़वो, चाहे कितना भी कैसा भी हो, उसके मन में आती मेरा बच्चा मुझसे माफ़ी मांग रहे, उससे गलती हो गई तो हो गई, आगे से ध्यान रखेगा। यू कैन नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड दैट प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यानी वो प्रॉब्लम भी तुमने ही क्रिएट की है और तुम उस प्रॉब्लम को ही क्या कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। यानी आपने ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। कहने का मतलब तो यही हुआ। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपने गैप तो दे दिया, आपने रीज़न बताया नहीं। अब बताने लगे सर मैंने 9th क्लास इस ईयर में की थी, 10th इसमें। कहते ठीक है। कहता उसके बाद मेरा 1 साल का गैप आ गया। कहता क्या मतलब, गैप का रीज़न भाई, गैप का रीज़न बताओ उसको वैलिड।
क्या वैलिड रीज़न है। ये सब बातें कि आप तो यार एजुकेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, आप तो एक स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो ये गैप आया कैसे, क्यों आया, क्या रीज़न था इसके पीछे, ये सब बातें आपको बतानी पड़ती है कि वैलिड रीज़न देना पड़ते हैं। यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप बीटेक करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या रीज़न था भाई, क्या रीज़न है जो तुम बीटेक करने के बाद मतलब तुम यहाँ पे आ रहे हो, क्या कारण है भाई तुम्हारा। कोई वैलिड रीज़न दो कि तुम मतलब तुम अपनी लाइफ पे गोल सेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे ड्रीम 2-2 मिनट में बदल रहे हैं। तुमने पहले बीटेक कर ली, अब तुम आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम देश के लिए क्या खाक कर लोगे भाई, क्या देश के वेलफेयर के लिए काम कर लोगे तुम। ये सब बातें सोचने वाली होती हैं और ये सब बातें हम सोचते नहीं हैं, ये हमारी ही कमी है। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यू कैन वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। भी ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अपने वेलफेयर, अपनी देश के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। यही तो वो पूछना चाहता है कि तुम्हारे ड्रीम तो बदल रहे हैं भाई, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे गोल बदल रहे हैं, तो तुम कैसे कर लोगे अपने देश के लिए काम, ये वो एग्जामिनर कहना चाह रहा है। इवन यू कैन नॉट डू बेटर समथिंग फॉर योर सेल्फ ओनली, यानी जो आप अपने लिए ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मान के चलो आपने बीटेक कर ली, बीटेक करने के बाद आप यूपीएससी में जा रहे हैं, तो सामने वाला तो यही सोचेगा ये यार इंसान बीटेक करके यहाँ आ रहा है तो क्या रीज़न है। अगर आप वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहे हैं तो वो यही कहेगा कि यार तू अपने लिए तो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा, देश के लिए क्या खाक करेगा, देश के लिए क्या कर लेगा। ये सब बातें हो जाती हैं। अब रही बात मतलब बंदे के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाता है, बंदे के अंदर वेरिएशन आ जाता है, उसके ड्रीम्स बदलने लग जाते हैं। ये सब बातें मायने रखती है, मैटर करती है ये सब बातें। इन सब बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर इंटरव्यू लेने वाला पागल थोड़ी ना है, वो आपके बारे में एक एक बात जानने की कोशिश करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं ना कहना क्या चाहते हो, तो वो वाली बात वहाँ पे फिक्स हो जाती है, नोट हो जाती है वहाँ पे। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो तुम हो वही बनो, जो तुम हो वही बनो। कहने का मतलब जो तुम बनना चाहते हो वही बनो, वैसा ही बिहेव करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसकी तरह बिहेव करो। सीधी सी बात है कि इंसान बनो, ना कि तुम फेक बनने की कोशिश करो। तुम एक रियल पर्सन बनने की कोशिश करो ताकि तुम्हें लोग फॉलो करें, ताकि तुम्हें लोग पूछें। अगर तुम एक रियल पर्सन बनने की कोशिश करोगे तभी तो तुम कुछ कर पाओगे भाई, तभी तो सामने वाला कह पाएगा ये अच्छा इंसान है। अगर मैं आज ही फेक बन के चला जाऊँ, मैं आज ही फेक बन के इंटरव्यू देने चला गया, इसका मतलब सामने वाला चलो मेरे को ना भी पहचाने, फिर क्या मेरे को उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मैंने गलती की है तो नहीं मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे मैं ठोकर ज़रूर खाऊंगा वो। इसलिए हमेशा कहा जाता है सो जस्ट ट्राई टू बी द एक्चुअल पर्सन दैट यू शुड बी। तुम वो इंसान बनने की कोशिश करो जो तुम्हें बनना चाहिए। मैंने बोला बिजनेस डायरीज पढ़ना चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को फॉलो करो, उनकी अच्छी आदतें फॉलो करो, ना कि बुरी आदतें। आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो लोगों से, लोगों की चाल ढाल सीखो। बिजनेसमैन कैसे चलता है, उसकी क्या क्या टाइमिंग होती है, किस किस तरह से वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है, किस किस तरीके से वो ये सब बातें सोचता है। ये सब बातें हम उन्हीं से तो कॉपी करते हैं। अगर मैं रतन टाटा जी को फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोनू सूद सर जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अगर हम काइंड हार्टेड पर्सन की बात करें, उनके जैसे बनने की कोशिश करो भाई तुम। अब बात करता हूँ रियल वर्ल्ड बनने की, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं। खिचड़ी खाने की बात होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं मानता हूँ सबसे अच्छी होती है खिचड़ी। टेस्टलेस भी होती है, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, जीरो टेस्ट मानते हैं। सबको ही पता है, आपको भी पता है, क्योंकि बीमार होते हैं आखिरकार तभी खाते हैं, क्योंकि बीमारी के अंदर ही काम करती है। अगर भाई आप रोज़ खिचड़ी खाओ तो बीमार हो गए नहीं, पता आपको पेट की बीमारियां नहीं लगेगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप रोज़ खाते हो तो नहीं लगेगी। लेकिन हम पता क्या करते हैं, बीमारी में खाने लग गए बस। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये गिलास है, इसमें तो खैर पानी है, अभी मान के चलो पानी नहीं है, इसमें कोई जूस है या शेक है जो मेरे को पसंद है, ऐसा कुछ ऐसी कोई ड्रिंक है, ठीक है। मैं इसको बड़े प्यार से पी रहा हूँ। क्यों पी रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को उसके अंदर टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है मेरे को उसके अंदर। मैं आराम आराम से पी रहा हूँ ताकि वो लेट खत्म हो, जल्दी खत्म ना हो। इसी तरह अगर मैं खिचड़ी खाता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट नहीं है। क्या वो मेरे ऊपर काम करेगी?
भाई जिस चीज़ को खाने पीने के टाइम में मेरे मत्थे पे सिलवटें आ जाएं, मेरा दिमाग ही ऐसा काम करे, तो क्या वो चीज़ मेरे ऊपर काम करेगी? समझ रहे हो कहना क्या चाहता हूँ? कहने का मतलब भी एक्चुअल बनो जैसा आपको बनना चाहिए। अगर मेरे को खिचड़ी खाते टाइम मेरा दिमाग ही ऐसा कर रहा कहता यार जल्दी जल्दी खा यार, ख़त्म कर यार, इसको टेस्ट तो है नहीं, तो क्या वो चीज़ काम करेगी? इसलिए मेरे भाई उसके अंदर टेस्ट ढूंढो। दही के साथ मिलाकर खाओ, गुड़ के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ। टेस्ट बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, चीनी वगैरह डाल लो। तुम जब टेस्ट बना के खाओ तो वो टेस्ट भी बनेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। जैसे करेले का जूस है, बहुत कड़वा होता है भाई, खैर मैंने तो पिया नहीं कभी, लेकिन करेले का जूस होता है बहुत कड़वा होता है। अब जब हम मजबूरी होती है तो पी लो भाई, ख़त्म करो, पी लो। लेकिन क्या वो काम करेगा? बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको, दस्त लग जाते हैं लोगों को, लूज मोशन हो जाते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल थोड़ा सा पियो, पानी मत पियो, मुंह को कड़वा रहना दो और अपने शरीर को समझाओ अमृत पिया भाई मैंने, मेरे शरीर में काम करेगा। पॉजिटिव सोचो उस बात को। अगर उस टाइम तुम अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आते हो तो वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं बनेगी? जब आप धीरे धीरे करके ज़्यादा पीने लग जाओगे, अरे आप सब लोग जानते हो जो शराब पीते हैं, भाई सब शराब पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं आज के टाइम, बहुत ज़्यादा, वो भी तो कड़वी होती है। डॉक्टर बताते हैं बहुत कड़वी होती हैं, डॉक्टर बताते हैं बहुत कड़वी होती हैं। वो लोग स्टार्टिंग में पीते हैं उनको कड़वी लगती हैं। वो जो कुत्ते वाली हरकतें करते हैं, नाली में पड़े रहते हैं भाई साहब, वो आदत लगा लेते हैं शराब पीने की, वो इतनी कड़वी पी लेते हैं, उनको आदत हो जाती है, उनको वो अच्छी लगती है, उन्हें वो टेस्ट खारा नहीं लगता, उनको कड़वी नहीं लगती। तो तुम करेले का जूस नहीं पी सकते? तुम ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपना नहीं सकते? क्यों नहीं अपना सकते? यहाँ तो तुम्हें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है, सब कुछ होता है, मोटिवेशन तक मिलता है। तुम कामयाब होने जा रहे हो, उसके लिए तुम अच्छे काम नहीं कर सकते, उसके लिए तुम शरीर को कष्ट नहीं दे सकते, उन चीज़ों के लिए दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमी है। ये शरीर है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा। अगर तुम कहते हो कि रिज्यूमे में लिखते हो मैं 7 बजे उठता हूँ, तो तुम्हें 7 बजे के 5 बजे उठता हूँ तो 5 बजे उठो, ना कि तुम मेरी तरह 9 बजे उठो। मैं तो फिर पढ़ता रहता हूँ, वो बात अलग होती है, 2-3 बजे तक रात को उठना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे उठता हूँ मैं फिर भी। लेकिन तुम वो बनने की भी तो कोशिश करो। जो तुम जाके लिख देते हो ना हार्ड वर्किंग हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, करते तुम कुछ नहीं हो, बस लिखने की कॉपी पेस्ट मार दिया, सामने वाले को पता नहीं लगता क्या? तो मेरे भाई तुम सच में इंसान बनो, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यू में यही जानना चाहता है कि आखिरकार तुम हो क्या, क्या जो तुमने इसके अंदर लिखा है क्या तुम सच में वो हो या नहीं हो। उसको सब पता लगता है, सब पता लगता है उसको, बहुत उम्र खाई होती है उसने भाई बंदे ने। अगर मेरा कोई यहाँ पे इंटरव्यू लेने जा रहा है तो उसको मेरी बातों से, मेरी आंखों में आंखें, अगर मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं रखूंगा तो भी उसको पता लग जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ उससे। इंटरव्यूअर बहुत छाड़ा होता है, हमारे कहने से बातें नहीं होती भाई मेरे, तो सोचना पड़ता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए मेरे दोस्त, और आप क्या सोचते हो कितनी देर में इंटरव्यू की बातें खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बातें तो और भी बहुत है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि क्यों लिया जाता है यार, क्या कारण है कि इंटरव्यू लिया जाता है। नॉलेज तो पता है बंदा यहाँ तक कौन सा नॉलेज होती है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, इंट्रोडक्शन सबको देना ही आता है, ये सब बातें पता है उसको, कोई नई बात नहीं है उसके लिए, ये सब बातें उसने वहाँ पे देख ली। और ये जो तुम सोचते हो क्या है यार बता देंगे, बोलना ही है 2-4 बातें बोल देंगे, हम अच्छे इंसान, हम ये काम कर लेते हैं, हम वो काम कर लेते हैं, क्यों? जैसे सामने वाला तो गधा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है भाई, वो तो ऐसे ही आया ना उठ के इधर से आ गया गली से, कहते हाँ भाई इंटरव्यू देने का, हाँ दे और निकल। बेवकूफ़ नहीं है वो, समझना तो आपको पड़ेगा। क्या रीज़न है कि 10 लाख 10-10 15-15 लाख यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट होते हैं 800, 1000, 900? क्या रीज़न है? रीज़न यही है। वरना हर गली में, अगर वो कहते हैं ना दिल टूटने से अगर कोई यूपीएससी क्लियर होती तो हर गली में आज एक आशिक होता। तो मेरे दोस्त, दिल टूटने से कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत लगेगी आपकी। एक और कहावत याद आ गई, कौवे को कितनी भी खीर खिला दो, चोंच उसने गोबर में मारनी है। यानी कि अगर आप रियल में एक्चुअल पर्सन नहीं बने जो आप बनना चाहते हो, तो आप अगर फेक इंसान बनोगे तो ज़िंदगी में ठोकर खाओगे ही खाओगे। ये बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने बहुत से सुने हैं, मैंने बहुत से देखे हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनो।
लोग आपको आपके बिहेव से जज करते हैं, आपके कपड़ों से तक जज करते हैं, आपकी बोली से तक जज करते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती तो आप ऑडी के शोरूम में नहीं जा सकते। दे विल नॉट एंटरटेन यू, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। सोचेंगे साला ऐसी की हवा खाने आए, ये सोचते हैं। तो इसलिए रियल बनो, यानी कि तुम पहली बार कुछ पहन के कुछ ऐसा करके या तुम कुछ ऐसी वो करके करते हुए जाओगे। अगर तुम जो हो वही बन के रहोगे, अगर तुम में कोई कमी है तो उसको सुधारो, उसको चेंज करो। और ये सब जब चेंज हो जाएगी तो इंटरव्यू क्यों नहीं निकलेगा मेरे भाई, ये बताओ क्यों नहीं निकलेगा? बहुत आराम से निकलता है। मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। इंसान हो तो इंसान बनो, फेक पर्सन बनने की कोशिश मत करो। झूठ का सहारा लोगे तो पकड़े जाओगे, कभी न कभी तो पक्का पकड़े जाओगे। बहुत से लोग सस्पेंड होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, झूठ का सहारा लिए, फर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए या कुछ भी करके जो होते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन बात ये नहीं, बात ये रियल बताने की कोशिश की है। और मैंने ये कहाँ से सीखा? मेरे टीचर्स ने मुझे बताई, ये सब बातें बताई उन्होंने, बहुत कुछ है। धीरे धीरे हम शेयर भी करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं सर ऐसा क्या कारण है कि इंटरव्यू देना पड़ता है। तो मुझे ये रीज़न बताना पड़ा आपको, और आई होप आपको सही समझ भी आ गया होगा क्यों देना पड़ता है। इसलिए आप रियल वन बनने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि जो आप हैं वही बने रहे, अगर आप अच्छे हैं तो। लेकिन अगर आप में वो 3 वाली कमी है तो आप उसको सुधारना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, क्योंकि फेक पर्सन मार खाता ही खाता है। आपने बहुत से लोग देखेंगे और देखेंगे भी। इसलिए अपने आप को चेंज करो, और वही खिचड़ी के टेस्ट और करेले के जूस वाले टेस्ट की बात, तो टेस्ट ही चेंज कर लो अपना। अपने शरीर को उसी तरह ढाल लो, अपनी ज़िंदगी वैसी बना लो जैसा तुम बनना चाहते हो। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह लोगों की सेवा करना भी सीखो। IAS ऑफिसर बनना है तो सिविल सर्विस करनी सीखो, उसी तरह जीना सीखो। तो मेरे दोस्त, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। तो मेरे दोस्त वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मोटिवेशनल रील्स डाली जाती हैं, और वो कैब तो पहले से ही डाली जा रही है। थैंक यू मेरे दोस्त, आई होप आप समझ गए होंगे।